हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम फिजिक्स में अपने टारगेट 2021 के लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। ये चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट लेक्चर है। इसमें आज हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी को कवर अप करना है, ठीक है ना। देखिए, ये इसका लेक्चर नंबर 10 है इस चैप्टर का। आप अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे इन वीडियोस को तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अब आप सोचेंगे 10 लेक्चर बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक, क्योंकि हर लेक्चर को शॉर्ट ही रखा गया है। 30 to 40 मिनट के बीच के रेंज के सब लेक्चर्स हैं। मतलब आप चाहें तो 2 से 3 दिन के अंदर एक चैप्टर ईजिली पूरा कवर कर सकते हैं। आज का ये लेक्चर जो रहेगा ये इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट को एकदम कवर कर लेगा और आप ईजिली इस चैप्टर के पॉइंट्स को क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे। इससे पहले इसके जो 9 लेक्चर्स आए हैं, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखे हैं तो उनको विजिट करिए, उनको अच्छे से समझिए और उसके बाद इस लेक्चर पर आइए। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या चाहें तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक। आज हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस करना है, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक डाइपोल मान लेंगे। लेट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर वाले चार्ज शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम मान रहे हैं। लेट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ -q एंड +q कूलम ऑफ चार्ज। Let a electric dipole of -q and +q coulomb of charge placed at 12 meter of distance. 12 meter of distance, which is placed in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E न्यूटन पर कूलम एट थीटा डिग्री। चलिए, हमने अभी तक क्या क्या कंसिडर किया है पॉइंट, उसको समझ लीजिए। आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं। इन फील्ड लाइंस के बीच का गैप यूनिफॉर्म होता है। तो ऐसे फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल आपको पता है कि -q और +q कूलम के चार्ज से बना होता है। इसके बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर E आपने मानकर रखा है, E न्यूटन पर कूलम, और ये थीटा डिग्री पर डाइपोल रखा गया है। चलिए, डाइपोल की एक और प्रॉपर्टी होती है डाइपोल मोमेंट, जो -q से कहाँ लगता है? +q कूलम की तरफ। उसको भी आप रिप्रेजेंट कर लें। और ये पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका डायरेक्शन हमेशा -q से +q कूलम की तरफ होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। वेक्टर P आपका वहाँ प्लेस कर दिया गया है, ठीक। तो अगर ये थीटा डिग्री के या थीटा एंगल पर इसको आपने प्लेस कर दिया है, तो थीटा डिग्री पर प्लेस करने पर इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी का एक सिस्टम आप समझ लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी कब जनरेट होता है किसी के अंदर। तो एक बात इस सिंपल सा अपने मन में फिक्स करिए कि पोटेंशियल एनर्जी की बात वहीं पर होगी जहां पर आपको किसी अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अपोजिंग फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो आपके किसी भी एक फिनोमिना का हमेशा अपोज करता हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर ये एक स्प्रिंग होता और इस स्प्रिंग को हम लोग क्या कर रहे होते? कंप्रेस। तो जब आप कंप्रेस करते हैं तो इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। स्प्रिंग्स की बड़ी यूनिक क्वालिटी होती है
कि वो अपने इनिशियल स्टेट में आने की हमेशा जिद करते हैं, यानी कि वो जिस स्टेट में पहले थे वो उसी स्टेट में रहने की एक जिद दिखाते हैं, और ये जिद उनके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जनरेट होता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों जनरेट होते हैं अलग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ कर रखिए कि स्प्रिंग्स एक यूनिक सिस्टम होते हैं, एक यूनिक बॉडी होते हैं जिनके पास अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन करने की हाई टेंडेंसी होती है ना। तो अगर आप स्प्रिंग को पुश करेंगे तो आपको ये जरूर महसूस होगा कि वो स्प्रिंग आपके उंगलियों के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है और वो फैलना चाह रहा है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा जितना आप फोर्स लगाएंगे। मतलब रिस्टोरिंग फोर्सेस आपके अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो भी उतना ज़्यादा कोशिश करेंगे फैलने की। यानी कि आप जैसे जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करते जाएंगे, उस स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए आपको उस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। यानी कि आप स्प्रिंग को जितना प्रेस करना चाह रहे होंगे उसको प्रेस करने में आपको लगातार वर्क डन करना पड़ेगा। और यही वर्क डन क्यों, क्योंकि ये वर्क डन जो है ये अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। भाई फोर्स अपोज कर रहा है, लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि नहीं स्प्रिंग कंप्रेस हो, तो आपको उस अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और यही वर्क उस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी तभी आएगा जब कोई अपोजिंग फोर्स होगा। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई हमारे लीनियर कंडीशन पर। अगर आप एंगुलर मोशन देखते हैं, क्योंकि आपको पीछे जो जस्ट पिछला लेक्चर था 9 नंबर का, उसमें आपको मैंने बता कर रखा है कि जब आप किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क वर्क करता है, और वो टॉर्क उसको रोटेट कर कर हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में अलाइन करने की कोशिश करता है। तो अगर आप उसको रोटेट कराना चाहते हैं, बात समझिए, जैसे वहाँ इस फील्ड में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, आप यहाँ पर रखा है, इसके ऊपर अभी कोई टॉर्क नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, तो यहाँ जनरली आप फटाफट देख लीजिए, टाउ इक्वल या टॉर्क इक्वल होता है पी साइन थीटा। थीटा वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच का एंगल होता है। जैसे ये बना है वेक्टर पी आपका इधर को है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ टाउ लगेगा पी ई साइन थीटा। ये क्लियर है। चलो अगर ये ऐसे रखा हो तो देखो P, अभी P का डायरेक्शन ये है, आप देखिए, और अब P का डायरेक्शन अगर आप ऐसे कर दें तो P का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगा। यानी कि थीटा 0 रखेंगे और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो साइन 0 जब आप 0 रखेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई P, यानी कि टॉर्क 0 आ जाएगा। जब किसी पर टॉर्क लगेगा नहीं तो रोटेट करेगा नहीं। टॉर्क क्या होता है, कपल फोर्स होता है जो किसी भी चीज़ को क्या करता है, रोटेट कराता है। ठीक, जैसे आप यहाँ पर देखें, अगर ये डाइपोल यहाँ इस वक्त रखा है तो इस वक्त इसके ऊपर टॉर्क वर्क करेगा, कितना करेगा, टाउ बराबर टाउ इक्वल पी साइन थीटा, और वो इसको रोटेट करा देगा। देखिए ऐसे ये रोटेट करा कर लाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में खड़ा कर देगा, और उसके बाद वो यहाँ से हट जाएगा, टाउ खत्म हो जाएगा। यानी कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की एक टेंडेंसी होती है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमेशा रोटेट कर कर फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। आप अगर इस जिद पर आ गए कि नहीं हम इसको रोटेट कराकर अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, फील्ड देखिए घुमाकर अपने डायरेक्शन में लाना चाहता है, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको ले जाना चाहेंगे, तो आपको इस रोटेटिंग टॉर्क जो उसको घुमाकर फील्ड के डायरेक्शन में ला रहा है, उस रोटेटिंग टॉर्क के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एक टॉर्क जनरेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आप अपोजिंग टॉर्क के अगेंस्ट जो वर्क करेंगे वही वर्क उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो देखिए वर्क डन हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा। कुछ चीज़ें जो हम पीछे सीखे हैं उनको एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे, और उन्हीं के बिहाफ पर हम इस डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एज वी नो, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई टॉर्क ऑन डाइपोल, जो कि कितना होता है, टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा।
इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। फिर हम लिखेंगे दिस टॉर्क ऑलवेज रोटेट dipole in a such way that dipole always aligned, it always line up मतलब line up उसके डायरेक्शन में आ जाता है, line up in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉर्क हमेशा इस डाइपोल को रोटेट कर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाइन अप करने की कोशिश करेगा, सीधा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सीधा ना रहे, इसे हमें रोटेट करना है, तो रोटेट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। ठीक, तो वर्क डन कितना करना पड़ता है आपको, वर्क डन का अगर फॉर्मूला देखना है तो पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। देखिए पिछले लेक्चर में टाउ इक्वल पी साइन थीटा भी डिराइव किया है मैंने, और आपको वर्क डन का फॉर्मूला भी डिराइव कर दिखाया है। तो अगर आपने भी वो लेक्चर नहीं देखा है तो पीछे जाकर देख लें, ताकि आपको ये लेक्चर क्लियरली ज़्यादा समझ में आ सके, है ना। ठीक, क्योंकि हम फॉर्मूले डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये डायरेक्टली कहाँ से आ रहे हैं, तो डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं। इसके डेरिवेशन पिछले लेक्चर में अवेलेबल हैं, उनको विजिट करें, उनको देख लें, उसके बाद इस लेक्चर पर आएँ तो आपको क्लियरली ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इफ वी want to rotate this dipole in opposite direction of इलेक्ट्रिक टॉर्क इसको जिस डायरेक्शन में लाना चाह रहा है उसके अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करना चाहें, देन तब क्या होगा, देन वी हैव टू डू सम वर्क। तो हमें कुछ ना कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा, और वो वर्क क्या होगा तो उसका फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। W इक्वल फॉर्मूला आया था PE ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन सेकेंड। देखिए हमने ये डिस्कस किया कि इसके ऊपर टॉर्क लगेगा P साइन थीटा, और ये इसको हमेशा रोटेट कर कहाँ लाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और अगर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट कराना चाहते हैं तो आपको W इक्वल P cos थीटा 1 टू cos थीटा 2 जूल का क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक, अब आप ये सोच कर देखें, मैंने कहा है कि आपको अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है, और वही वर्क आपको किस फॉर्म में मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि ये जो आपने वर्क किया है यही वर्क उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज दिस वर्क इज done against opposing torque, so it will torrid in the form of potential energy इन डाइपोल, और ये डाइपोल में आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन, दैट इज U इक्वल हो जाएगा P cos थीटा 1 cos थीटा 2। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, हमें ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी तभी स्टोर हो सकता है जब आपको किसी भी कंडीशन में अपोजिंग फोर्स या अपोजिंग टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़े। यानी कि
अगर आप इसको ऐसे रख देंगे तो इसके ऊपर कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डायरेक्शन में आ जाने के बाद टॉर्क लगता नहीं है, यानी कि रोटेट होना नहीं चाहेगा। अगर आप इसको यहाँ ऐसे रखें, यहाँ 90 डिग्री पर, तो थीटा इक्वल 90 डिग्री पर सबसे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और सबसे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा तो वो टॉर्क सबसे तेज इसको घुमाने की कोशिश करेगा। तो आपको रोकने के लिए सबसे तेज फोर्स भी लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, यानी कि आपको मैक्सिमम वर्क कब करना पड़ेगा, जब ये डाइपोल कहाँ रखा होगा, 90 डिग्री पर। तो आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर कराना है तो आप क्या चाहते हैं, अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कराना चाहते हैं। और अगर आप अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कराना चाहते हैं तो आपको टॉर्क मैक्सिमम वाला लगवाना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क जितना अच्छा लगेगा आपको उतना ही ज़्यादा अपोजिंग फोर्स वहाँ पर मिलेगा, और आपको उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो अगर हम ये माने कि हमने लेट अ डाइपोल रोटेट फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा डिग्री, यानी कि ये डाइपोल को मैंने 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक आने दिया। तो देखिए जब 90 पर रहेगा तो टाउ कितना लगेगा, इक्वेशन थोड़ा वहाँ देखिए, 90 साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन 90 1 हो गया, टाउ इक्वल पी हो गया। मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, यानी कि 90 पर जैसे ही रखे मैक्सिमम टॉर्क लगा, इसने रोटेट करना शुरू कर दिया। इसने रोटेट करना शुरू किया तो हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि घूम कर इधर आए। तो आपको ये जो टॉर्क इस चौक को घुमा कर ला रहा है, जैसे मान लीजिए हम एक बड़ा चौक ले लें थोड़ा, जैसे टॉर्क है तो ये 90 डिग्री पर रखा गया और ये रोटेट करते हुए आ रहा है, और ये रोटेशनल टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, और आप इसको रोकना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये 90 से चला था और आप इसको थीटा एंगल के उस पर रोक ले गए हैं, तो यहाँ तक रोकने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा होगा, वही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो अगर 90 टू थीटा डिग्री आप लेकर आए हैं, मतलब आप यहाँ पर थीटा 1 क्या लेकर चल रहे हैं, 90 डिग्री, एंड थीटा 2 क्या लेकर चल रहे हैं, थीटा डिग्री। ठीक, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, U इक्वल P कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर PE की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो 0 माइनस कॉस थीटा, 0 में से माइनस कॉस थीटा जाएगा तो माइनस कॉस थीटा बचेगा, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। तो अगर आप किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पर रोकना चाहते हैं, उसको उतने पर ही रोक कर रखना चाहते हैं, तो उसको रोक कर रखने के लिए आपको पी कॉस थीटा का वर्कडन करना पड़ेगा, और वही वर्कडन उसके अंदर निगेटिव के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। यहाँ निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, ये निगेटिव साइन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको यहाँ पर वर्क एक अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ा है, और यही अपोजिंग फोर्स जो पी कॉस थीटा था जो आपने वर्क किया है, वही यहाँ पर माइनस पी कॉस थीटा के फॉर्म में उस डाइपोल के अंदर क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। ठीक, तो ये आपका u इक्वल क्या होगा, माइनस पी कॉस थीटा होगा। ठीक, तो u इक्वल माइनस पी कॉस थीटा आपको उस डाइपोल का क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। हम कुछ स्पेशल कंडीशंस इसमें देख सकते हैं, जैसे सबसे पहला, अगर हम लोग फर्स्ट सिचुएशन आप देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ज़रा देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मान लीजिए हम डाइपोल को ऐसे रखें कि ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान समझिएगा। तो डाइपोल मोमेंट कहाँ लगेगा, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, डाइपोल मोमेंट माइनस से कहाँ जाता है, प्लस, यानी कि ये क्या होगा आपका, P होगा डाइपोल मोमेंट। इस केस में थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो U इक्वल माइनस पी ई कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस पी ई कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है,
यानी कि आंसर आ जाएगा -PE। यानी कि आपको इस डाइपोल को जब आप 90 पर रखे होंगे तो वो घूम कर यहाँ तक आया होगा और यहाँ तक रोक कर रखने के लिए आपको कितना यहाँ पर वर्क करना पड़ा होगा, PE, और वही वर्क इसके अंदर -PE के फॉर्म में क्या हो गया होगा, स्टोर हो गया होगा। ठीक, दूसरा सिचुएशन, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अब की बार डाइपोल ऐसे रखा है। डाइपोल इस तरीके से प्लेस करें यहाँ, +Q और -Q। अब की बार डाइपोल मोमेंट -Q से +Q की तरफ, तो ये ऊपर जा रहा होगा P और ये E है। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। थीटा इक्वल 90। अच्छा, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो इस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर आप 90 डिग्री पर रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। क्यों 0 होगा, जरा ये भी एनालाइज कर देखिए। क्योंकि जब आप 90 पर रखे होंगे तो 90 पर ही तो टॉर्क लगना शुरू होता है, मैक्सिमम टॉर्क लगना शुरू होता है। तो अभी जब आप वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है, अभी जब डाइपोल को रोटेट ही नहीं किया है, 90 पर आप रखे ही हैं अभी, तो आप जब तक रोटेशन लगेगा नहीं तब तक आपको अपोज करना नहीं पड़ेगा। और जब अपोज करेंगे, जब ये रोटेट करना शुरू करेगा और आप अपोज करना शुरू करेंगे, तभी तो आपको वर्क करना पड़ेगा। यानी कि 90 डिग्री पर क्योंकि आपको कोई वर्क डन करना नहीं पड़ रहा है, तो उसके अंदर कोई एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी। ठीक, और देखिए इसमें तीसरा एक सिचुएशन भी हो सकता है। तो एक काम करिए, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम तीसरा सिचुएशन भी दिखा सकें, इसको रफ कर, है ना। ठीक, आप इस पूरे सिचुएशन को, इस सीन को समझ लीजिए कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने एक डाइपोल माना था जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा डिग्री के एंगल पर रखा था। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ शो की गई हैं, आप पिछले 2-3 लेक्चर से उनको पढ़ते आ रहे हैं। हर लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करिए, 110% आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक, और आप यहाँ पर इन चीज़ को रखने के बाद ये सारे पॉइंट्स पिछले लेक्चर से रिलेटेड हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी किसी डाइपोल को रखा जाता है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, उसको टॉर्क डाइपोल को रोटेट करता है, और अगर आप उस डाइपोल को रोकना चाहते हैं तो आपको उस रोटेटिंग टॉर्क के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कितना होगा। ठीक, और क्योंकि आपको रोटेटिंग टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है तो यही वर्क उस डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना ही पड़ेगा, तभी पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो अगर आप 90 पर रहेंगे तब तो आपको कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, और वहीं से आप जब रोटेट करना शुरू करेंगे तब आपको अपोज करना पड़ता है, और तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाता है, U = -PE cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो आपको U = -PE जूल का क्या करना पड़ेगा, वर्क। और अगर आपका थीटा का वैल्यू 90 हो तो आपको कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखिए हम लोग तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लें। हाँ, इस तरफ को हम लोग रफ कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो देखो यहाँ रफ कर हम तीसरे सिचुएशन को भी ज़रा समझ लें। सिचुएशन क्या हो सकता है, तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो और डाइपोल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया जाए, मतलब -Q चार्ज इधर और +Q चार्ज इधर। तो इस सिचुएशन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ। अब की बार यहाँ थीटा क्या बनेगा, 180 डिग्री, क्योंकि E इधर जा रहा है, P इधर जा रहा है, जस्ट अपोजिट वेक्टर्स हैं, 180 डिग्री होगा। U = -P cos थीटा -P cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, P जूल। तो 3 स्पेशल सिचुएशन है, बाकी हर एंगल पर आप रखकर सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए 60 डिग्री पर आप रखेंगे तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, P/2 आ जाएगा। 30 पर रखेंगे, 45 पर रखेंगे, ये 3 केसेस थोड़ा स्पेशल हैं। 0 पर रखा हुआ होना, 90 पर रखा हुआ होना और 180 डिग्री पर रखा हुआ होना, है ना। ठीक, इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी का क्या कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको DPP के फॉर्म में लिंक में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से उसको डाउनलोड करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन में आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए
और हमें बताइए कि आपको क्या डाउट है। तो इस चीज़ के साथ या इस पॉइंट के साथ आपका ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। टोटल 10 लेक्चर्स हैं, 2 से 3 दिन के अंदर आप इजीली इसको कवर अप कर सकते हैं। अगले लेक्चर हम लोग गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम से रिलेटेड एप्लीकेशंस का लेकर आएंगे। वो लगभग 6 से 7 लेक्चर में वो भी कवर अप हो जाएगा। तो आप कोशिश ये रखें कि हमारे साथ बने रहें। आपको बोर्ड से रिलेटेड अच्छे वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस टाइप के एजुकेशनल वीडियोस लगातार प्रोवाइड होते रहें। ठीक, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं।